सोचिए, आपको एक वादा किया गया था। एक चेक मिला जिस पर लिखा था आजादी और न्याय। अच्छा। और जब आप उसे भुनाने बैंक जाते हैं तो कैशियर उस पर एक मोहर लगाता है, पैसे कम हैं, और वो चेक वापस। हाँ, कैसा महसूस होगा? गुस्सा, धोखा, मतलब एक तरह का विश्वासघात। और ये तस्वीर कमाल की है, हाँ। क्योंकि ये किसी बड़ी फिलॉसफी की बात नहीं करती है। ये सीधे सीधे एक आम इंसान के अनुभव पर चोट करती है। एक टूटा हुआ वादा। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो वही ऐतिहासिक भाषण मेरा एक सपना है के कुछ हिस्से हैं, एक किताब से लिए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ भाषण का टेक्स्ट नहीं है ना? नहीं, इसमें शब्दों के मतलब, सोचने के लिए सवाल, ये सब भी दिया गया है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इस भाषण को याद करना नहीं है, बल्कि उसे खोल कर देखना है। हाँ, उसके पुर्जे पुर्जे को समझना है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ शब्द मतलब कैसे इतिहास बदल सकते हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि इस भाषण को हम मेरा एक सपना है के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तो किसी सपने से होती ही नहीं। ये तो सीधे सीधे एक आरोप से, उस बाउंस हुए चेक से शुरू होता है। बिल्कुल। और यही हमें कम्युनिकेशन का पहला बड़ा सबक मिलता है। क्या? अपनी बड़ी आदर्शवादी बात को किसी ठोस रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ो। किंग सिर्फ अन्याय या असमानता जैसे भारी शब्द नहीं बोल रहे थे। सही है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने हमें एक खोटा चेक दिया है। अब एक खोटा चेक क्या होता है ये तो हर कोई समझता है। हाँ, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। बिल्कुल। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब उन्होंने एक नैतिक लड़ाई को एक तरह का लेन देन का मामला बना दिया। ये तो बड़ा जोखिम भरा कदम हो सकता था। बहुत अच्छा सवाल है। जरूर कुछ लोगों ने सोचा होगा कि आप आजादी जैसी पवित्र चीज को पैसे और चेक से तौल रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। उन्होंने देश के संस्थापकों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब संविधान लिखा गया तो वो एक वचन पत्र था, एक वादा था हर अमेरिकन के लिए जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश का अधिकार। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कुछ नया दो, उन्होंने कहा जो वादा किया था वो कर्ज चुकाओ। एग्जैक्टली। ये लड़ाई को भीख मांगने से निकालकर हक मांगने के स्तर पर ले आता है। और स्रोत में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो भी बहुत जानबूझकर चुने गए लगते हैं। अलगाव की हथकड़ियां, भेदभाव की जंजीरें। हाँ, ये सीधे गुलामी की तस्वीरें दिमाग में लाते हैं। ये एक सीधी सीधी याद दिलाता है कि भले ही गुलामी कानूनी तौर पर खत्म हो गई हो, लेकिन 100 साल बाद भी अश्वेत नागरिक असल में आजाद नहीं थे। भाषण में एक और जबरदस्त तस्वीर है, भौतिक समृद्धि के एक विशाल महासागर के बीच गरीबी का एक अकेला द्वीप। हाँ, सोचिए जरा, चारों तरफ दौलत का समंदर है और आप एक छोटे से टापू पर भूखे प्यासे फंसे हैं। ये एक लाइन में पूरी आर्थिक असमानता को समझा देता है। लेकिन फिर वो एक उम्मीद की बात करते हैं। वो कहते हैं, हम ये मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। ये लाइन बहुत ताकतवर है ना? हाँ। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक दावा है, एक चुनौती है। वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं मान सकते कि इस महान देश के पास न्याय देने के लिए पैसे नहीं है। तो हम यहाँ उस चेक को कैश कराने आए हैं। हाँ, भाषा देखिए कितनी सीधी है, कितनी सासी है। वो सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहते। नहीं, वो कह रहे हैं कि सिस्टम को अपने ही बनाए नियमों पर चलना होगा, अपने वादे पूरे करने होंगे। तो ठीक है, समस्या साफ है। एक टूटा हुआ वादा, एक खोटा चेक। अब जब किसी का चेक बाउंस होता है तो वो चुप नहीं बैठता। नहीं, वो तुरंत बैंक वापस जाता है और कहता है, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। क्या यही वो भावना है जिसे भाषण आगे पकड़ता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहाँ हमें कम्युनिकेशन का दूसरा सबक मिलता है। बदलाव के लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब अभी करो वाली भावना पैदा करो। हाँ, किंग ने साफ साफ कहा कि अब धीरे धीरे सुधार की नशीली दवा लेने का वक्त नहीं है। वाह, धीरे धीरे सुधार की नशीली दवा, क्या लाइन है। ये उन लोगों पर सीधा निशाना था जो कहते थे इंतजार करो, वक्त लगेगा, अभी सही समय नहीं है। हाँ, और वो सही समय कभी नहीं आता, इसीलिए उन्होंने कहा अब समय आ गया है। उन्होंने नीग्रों के वैध असंतोष की तपती गर्मी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। गर्मी शब्द का चुनाव भी कमाल का है। ये सिर्फ बेचैनी नहीं, बल्कि एक विस्फोटक स्थिति की ओर इशारा करता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में भाप बन रही हो। एक चेतावनी थी। हाँ, एक चेतावनी थी कि अगर अब न्याय नहीं मिला तो ये गर्मी एक तूफान में बदल जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है।
एक तरफ वो इस तपती गर्मी और गुस्से की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे कि हमारे स्रोत में भी बताया गया है, वो अनुशासन और शांति की भी अपील कर रहे हैं। हाँ, ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? आप एक गुस्साई भीड़ को कैसे कह सकते हैं कि शांति बनाए रखो? ये इस भाषण की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। ये गुस्से को जायज ठहराता है, उसे स्वीकार करता है, लेकिन उसे एक दिशा देता है। अच्छा। यही हमें लीडरशिप का तीसरा सबक मिलता है। लोगों की ऊर्जा को दिशा दो, उसे बर्बाद मत होने दो। उन्होंने कहा, हमें कड़वाहट और नफरत का प्याला पीकर अपनी आजादी की प्यास नहीं बुझानी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने साफ किया कि हमारा संघर्ष गरिमा और अनुशासन के ऊंचे धरातल पर होगा। मतलब गुस्सा हमारी ताकत है, बशर्ते वो हमारे काबू में रहे। बिल्कुल। उन्होंने कहा, शारीरिक बल का मुकाबला आत्मिक बल से करना होगा। ये तो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का सीधा प्रभाव लगता है। था ही। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि हमें सभी श्वेत लोगों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से गोरेलो 20 आंदोलन में साथ थे। हाँ, और वो समझते थे कि सबकी आजादी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सोचना ही कमाल है। कितनी गहरी और सधी हुई रणनीति थी ये। गुस्से को ताकत बनाना, ना कि कमजोरी। तो अब तक हमने एक ठोस मांग देख ली, खोटा चेक कैश करो, और एक तरीका देख लिया, तुरंत करो, लेकिन अनुशासन और गरिमा के साथ। और फिर भाषण एक ऐसा मोड़ लेता है जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, यहाँ से वो एक वकील से कवि बन जाते हैं। आरोप और दलीलों के बाद वो एक तस्वीर दिखाना शुरू करते हैं। और यहीं से मेरा एक सपना है कि वो यादगार लाइनें शुरू होती हैं, और उस दोहराव में एक जादू है। मुझे याद है स्कूल में पढ़ाते थे कि इसे कोई लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। हाँ, इसका एक फैंसी नाम एनाफोरा है, लेकिन उसे भूल जाइए। इसका असली जादू ये है कि जब आप एक ही लाइन को बार बार दोहराते हैं तो वो एक मंत्र की तरह बन जाती है। हाँ, लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। हर बार जब वो कहते मेरा एक सपना है, तो भीड़ की ऊर्जा और उम्मीद बढ़ती जाती। और ये सुनने वालों को सिर्फ श्रोता नहीं, बल्कि उस सपने का हिस्सेदार बना देता है। बिल्कुल। और ये सपने कोई हवाई बातें नहीं है। नहीं, बहुत ही ठोस, बहुत ही जमीनी तस्वीरें हैं। जैसे कि जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व दासों के बेटे और पूर्व दास मालिकों के बेटे भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठ सकेंगे। आप सच में उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। और वो मेज सिर्फ फर्नीचर का एक टुकड़ा नहीं है, वो बराबरी का प्रतीक है। बराबरी और सुलह का। फिर वो मिसिसिपी का जिक्र करते हैं, जो उस समय अन्याय और नफरत का गढ़ माना जाता था। उसे वो अन्याय की गर्मी से तपता हुआ एक रेगिस्तानी राज्य कहते हैं। हाँ, और सपना ये है कि वही रेगिस्तान स्वतंत्रता और न्याय का नखलिस्तान बन जाएगा। बिल्कुल। नखलिस्तान या ओएसिस। एक तपते हुए रेगिस्तान में ठंडी हरी भरी जगह की तस्वीर, ये नाउमीदी में उम्मीद की सबसे शक्तिशाली छवियों में से एक है। और फिर वो इसे और भी व्यक्तिगत बना देते हैं, बिल्कुल। जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूता है। हाँ, जब वो अपने बच्चों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन ऐसे देश में जिएंगे जहां उन्हें उनकी त्वचा के रंग से नहीं, बल्कि उनके चरित्र के गुणों से परखा जाएगा। यहाँ हो एक बड़े राजनीतिक आंदोलन को एक पिता की सीधी सीधी सरल सी इच्छा में बदल देते हैं। और इस भावना से कौन नहीं जुड़ सकता, ये बात तो हर माँ बाप के दिल की है। हाँ, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी रंग के हो। शायद इसीलिए ये लाइन इतनी यूनिवर्सल हो गई। सही कहा। उन्होंने एक पूरी लड़ाई का सार अपने बच्चों के भविष्य की एक तस्वीर में समेट दिया। और उन्होंने अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन अलबामा के गवर्नर जॉर्ज वॉलिस को भी नहीं बख्शा। लेकिन उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि उसी अलबामा में छोटे अश्वेत लड़के और लड़कियां छोटे श्वेत लड़के और लड़कियों के साथ भाई बहन की तरह हाथ में हाथ डालकर चल सकेंगे। नफरत का इससे खूबसूरत और शक्तिशाली जवाब नहीं हो सकता था। सच में। भाषण का अंत भी उतना ही शानदार होता है। ये स्वतंत्रता का नाद गूंजने दो वाली जो गूंज है, वो पूरे माहौल को बदल देती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी संगीत समारोह का क्लाइमैक्स हो। और ये भी बहुत सोचा समझा कदम था, है ना? बिल्कुल। ये लाइनें एक पुराने अमेरिकी देशभक्ति गीत से ली गई हैं। तो एक बार फिर वो अमेरिकी सिस्टम को खारिज नहीं कर रहे, बल्कि उसके सबसे अच्छे आदर्शों को ही उसे याद दिला रहे हैं। हाँ। लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है जगहों का चुनाव। हाँ, वो पूरे अमेरिका का एक नक्शा खींच देते हैं, न्यू हैम्पशायर की पहाड़ियों से लेकर कैलिफोर्निया की ढलानों तक। कोलोराडो के बर्फीले पहाड़, और फिर वो सीधे दक्षिण के गढ़ में आते हैं, जॉर्जिया, टेनेसी, मिसिसिपी। ये वो जगहें थीं जहां अलगाव और नफरत सबसे ज्यादा थी। बिल्कुल।
वो कह रहे थे कि आजादी की घंटी सिर्फ उन जगहों पर नहीं बजनी चाहिए जहां पहले से माहौल ठीक है। बल्कि उसे सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरी जगहों पर भी बजना होगा। हाँ, ये एक लड़ाई को किसी एक समुदाय की लड़ाई से निकालकर पूरे देश को सुधारने का एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बना देता है। मतलब जब तक देश के हर कोने से, हर पहाड़ से, हर गांव से आजादी की आवाज नहीं आएगी, तब तक कोई भी सच में आजाद नहीं है। ये एक सिम्फनी की तरह है। हाँ बिल्कुल, जब तक हर वाद्य यंत्र अपनी सही धुन नहीं बजाएगा, तब तक संगीत पूरा नहीं होगा। और जब ऐसा होगा, जब आजादी हर जगह से गूंजेगी, तभी वो अंतिम तस्वीर सामने आएगी। जब ईश्वर की सभी संतानें, अश्वेत और श्वेत, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, हाथ में हाथ डालकर गा सकेंगे। आखिरकार आजाद, आखिरकार आजाद, सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद, हम आखिरकार आजाद हैं। यस। ये अंत आपके रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, ये कानूनी लड़ाई को एक आध्यात्मिक जीत में बदल देता है। तो इस सबका निचोड़ क्या है? हमने एक भाषण के कुछ पन्ने देखे, लेकिन इससे हमने सीखा क्या? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि कैसे सही शब्द, सही तस्वीरें और सही संरचना एक संदेश को सिर्फ जानकारी से बढ़ाकर एक आंदोलन बना सकती है। ये गद्य की, मतलब बोली या लिखी गई भाषा की असली ताकत है। ये भाषण हमें दिखाता है कि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये दुनिया को बदलने का एक औजार है। सही बात है। किंग ने एक ही भाषण में एक वकील की तरह तर्क दिया, एक कवि की तरह तस्वीरें बनाई और एक संत की तरह प्रार्थना की। ये एक ही समय में एक कानूनी दस्तावेज भी है, एक कविता भी और एक धर्मोपदेश भी। तो हमने आज देखा कि एक महान भाषण को कैसे बनाया जाता है। पहला, एक बड़ी बात को सरल रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ो, जैसे खोटा चेक। दूसरा, लोगों में अर्जेंसी, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं की भावना जगाओ। सही। तीसरा, उस ऊर्जा को अनुशासन और एक सकारात्मक दिशा दो। और चौथा, तर्कों के बाद लोगों को एक खूबसूरत भविष्य का सपना दिखाओ जिसमें वो खुद को देख सकें। बिल्कुल सही सारांश है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। अभी सिखाता है ये हमें ट्रिब्यूलेशंस, कष्ट या हैलोड, पवित्र जैसे शब्दों के अर्थ पर रुककर सोचने को मजबूर करता है। अच्छा। तो सवाल ये है, जब हम किसी भी शक्तिशाली संदेश को, चाहे वो कोई भाषण हो, कोई गाना हो या कोई विज्ञापन, सिर्फ सुनने या देखने के बजाय उसकी भाषा, उसकी संरचना और उसके चुने हुए शब्दों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं, तो उस संदेश पर हमारा नियंत्रण कितना बढ़ जाता है और उसके असर को हम कितनी गहराई से समझ पाते हैं।